हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनार गोदारा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का सिखवाल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। राम नरेश जी कल समझाया था, फिर भी वही बात है, कोई बात नहीं। गुड इवनिंग, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मैं रोज कहने से की अपेक्षा आज फिर से कह देता हूं कि अपना रिश्ता गुरु शिष्य वाला नहीं, भाई भाई वाला है। तो गुरुदेव इतना भारी उपमाएं मत दो, थोड़ा सा अलग सा प्रतीत होता है। हेमराज जी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। समय पे आपको क्लास में उपस्थित होना चाहिए। 7 बज गए हैं और आप लोग अभी तक क्लास में नहीं आए हो, ये बहुत गलत बात है। अब है जो दोस्तों अपन पढ़ना प्रारंभ कर लेते हैं। अपना टॉपिक क्या है आज दोस्तों, थंबनेल पे आप देख पा रहे होंगे, पंचायती राज। पंचायती राज है जो अपना टॉपिक है। कल इसकी पृष्ठभूमि पे चर्चा है जो अपन ने की थी। हाँ अलका जी आपका भी स्वागत है। और नोबेडिक जो हमेशा मतलब रिकॉर्डेड क्लास देखते हो आप, आज है जो आप लाइव में भी उपस्थित हुए हो, स्वागत है सभी का, स्वागत है। भावी अध्यापक का भी स्वागत है। हाँ, बेस्ट फ्रेंड वाला रिश्ता सबसे बेस्ट रहेगा। और अशोक जी आज लंबे समय बाद हैं जो क्लास में उपस्थित हुए हैं, तो अशोक जी आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और कैसे हो आप ये भी बता दो कमेंट बॉक्स में। हाँ जी। अब है जो अपन पढ़ना प्रारंभ करते हैं, पंचायती राज। क्या दोस्तों, पंचायती राज कल अपन ने इस स्थानीय स्वशासन का इतिहास देख लिया था। स्थानीय स्वशासन की जो भारत में शुरुआत हो रही है उसके संदर्भ में बात कर ली, मतलब उसका सूत्रपात देख लिया। इसके बाद है जो दोस्तों अपन ने ये भी बात की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को या स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने के लिए बहुत सारी समितियों का गठन किया। तो उन समितियों के बारे में भी है जो कल की क्लास में अपन ने चर्चा की थी। जेपी जी राधे राधे, सुरेश सिंह जी गुड इवनिंग, कैसे हो। हाँ, अब है जो अपन व्यवस्थित रूप से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कल एक बच्चे का फोन आया स्टूडेंट का कि ये जो सर समितियां कल आपने जो पढ़ाई थी वो याद करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। इतनी सारी समितियां, कुछ महत्वपूर्ण समितियों के बारे में आपने विस्तार से बताया, कुछ समितियों को आपने है जो ऐसी उल्लेखित करके छोड़ा। तो उन सारी समितियों को है जो याद कैसे किया जाए, तो याद करने का एक ही तरीका है कि एक साथ लिखो, क्रम से लिखो, ईयर के क्रम से लिखो, अपने आप याद हो जाएगी। तो एक बार मैं उन्हें है जो रिवाइज करवा देता हूं आपको। और याद करने की एक बेस्ट तरकीब यही है कि बार बार रिवीजन करो, और रिवीजन करने से ही चीजें क्या होती हैं, स्थायी मेमोरी में प्रवेश करती हैं। तो एक बार अपन समितियों का रिवीजन कर लेते हैं और फिर दोस्तों पंचायती राज को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मैं ईयर लिखूंगा, आपको उस ईयर में आई समिति का है जो उस ईयर में गठित समिति का उल्लेख कमेंट बॉक्स में करना है। सबसे पहले कब दोस्तों, 1957 में। सबसे पहले कब दोस्तों, 1957 में कौन सी समिति आई, कमेंट बॉक्स में बताओ। बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति है जो कब गठित हुई, 1957 में गठित हुई, पहली समिति होगी। दूसरी समिति कौन सी, दूसरी समिति 1963 में। 1963 में कौन सी, के संथानम समिति। कौन सी समिति, के संथानम, के संथानम समिति। फिर तीसरी समिति कौन दोस्तों, 1964 में सादिक अली समिति। कौन सी दोस्तों, सादिक अली समिति है जो गठित हुई। इसके बाद अपन ने चर्चा की 1973 में कौन सी समिति, गिरधारी लाल व्यास समिति। गिरधारी लाल व्यास समिति। गिरधारी लाल व्यास समिति ने किसकी सिफारिश दी थी, कौन से पद के सर्जन की बात की थी, कमेंट बॉक्स में बताओ। देखे दोस्तों, इसके बाद गिरधारी लाल व्यास समिति के बाद 1977 में कौन सी समिति, अशोक मेहता समिति। कौन सी समिति, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने क्या कहा था, अशोक मेहता समिति ने कहा था कि राजनीतिक दलों को ले आओ, है ना। इसके बाद कौन सी दोस्तों, 6 नंबर पे अपन ले सकते हैं कौन सी, 1985 में जो गठित हुई थी जे.वी. के राव समिति। जे.वी. के राव समिति, इसने कहा था कि पंचायती राज 4 स्तर का होना चाहिए। फिर अपन ने चर्चा की दोस्तों 1986 की वो महत्वपूर्ण समिति जिसकी समिति की सिफारिश पे ही क्या हुआ था दोस्तों, पंचायती राजों को है जो
संवैधानिक दर्जा दिया गया था, एल.एम. सिंघवी समिति। फिर अपन ने चर्चा की दोस्तों 1988 में, कौन सी दोस्तों, 1988 में दो समितियां आई, एक तो राजस्थान के संदर्भ में गॉडगिल समिति, और दूसरी जो थी दोस्तों वो कौन सी थी दोस्तों, 1988 में ही दोस्तों आपके पी.के. थंगुन समिति, पी.के. थंगुन समिति। इसने भी कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं को क्या दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और फिर दोस्तों 10वें नंबर पे अपन ने बात की 1990 में, कौन सी समिति दोस्तों, 1990 में हरलाल खर्रा समिति। कौन सी दोस्तों, हरलाल खर्रा समिति की है जो अपन ने बात की। और दोस्तों फिर अपन ने एक और समिति देखी थी, कौन सी, सन 2000 में शिव शरण माथुर समिति। तो ये सारी समितियां हैं जो अपन को इस क्रम में याद रखनी है। ये रूप, एक वर्ष लिखोगे फिर समिति लिखोगे तो क्या होगा दोस्तों, एक क्रम में जब चीजें व्यवस्थित रूप से आपको मिल जाती हैं तो याद करने में दोस्तों क्या रहती है, आसानी रहती है। इसलिए मैंने ये सारी समितियां हैं जो आपको ऐसे क्रम से लिखवा दी। हाँ जी, देव गोदारा जी, अशोक जी, हाँ जी बिल्कुल, जय जोहार, बिल्कुल जय जोहार। जेपी जी, सर अशोक जी को ब्लॉक कर दो। अशोक जी को ब्लॉक करने के लिए क्यों कह रहे हो, कुछ आपत्तिजनक कमेंट किया होगा शायद, अभी तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। कोई बात नहीं, ब्लॉक किसी को नहीं करेंगे, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को है, जो बोलना है वो बोलो, ब्लॉक किसी को नहीं किया जाएगा, है ना। आप भी पढ़ने वाले हो, कोई आपके मन में कुछ बात आए तो आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, परंतु शब्दों की मर्यादा ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये समितियां थी, ये है जो अपन ने कल पढ़ ली थी। कल इन समितियों को पढ़ने के बाद अपन ने चर्चा की थी कि ये जो आपके, कौन सी समिति, ये जो आपके एल.एम. सिंघवी समिति है दोस्तों, एल.एम. सिंघवी समिति ने क्या कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने से ही बात बनेगी, ऐसी बात बनने वाली है नहीं। संवैधानिक दर्जा है जो दिया जाना चाहिए, तभी है जो कुछ बात बनेगी, अन्यथा कोई बात नहीं बनने वाली। ये बात एल.एम. सिंघवी समिति ने कही, और यही बात है जो दोस्तों आपके पी.के. थंगुन समिति ने कही। दोनों ने एक ही बात कही। तो दोस्तों उस समय की जो तात्कालीन सरकार थी, उस समय की जो भारत की तात्कालीन सरकार थी, उन्होंने लगा कि भाई समितियों की बात तो सही है, पंचायती राज संस्थाओं को क्या दिया जाना चाहिए, संवैधानिक दर्जा है जो दिया जाना चाहिए। तो संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से दोस्तों, पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से दोस्तों उस समय की जो तात्कालीन सरकार थी उसने 1989 में, कौन सी सरकार थी, राजीव जी की सरकार थी, राजीव गांधी जी की जो सरकार थी उसने 1989 में संसद में दो संवैधानिक संशोधन अधिनियम रखे। 1989 में 64 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 64 था आपके पंचायतों से संबंधित, 65 था आपके नगरीय स्वशासन से संबंधित। इन्हें 89 में है जो संसद में रखा गया, ये लोकसभा से तो पारित हो गए, परंतु राज्यसभा से ये पारित नहीं हो पाए। तो कुल मिला के कहा जा सकता है ये संसद से पारित नहीं हो पाए। तो जो संवैधानिक दर्जा देने का सपना था राजीव जी का, वो यहाँ पे विफल हो गया। जब राजीव जी असफल हो गए तो दूसरे जो प्रधानमंत्री बने दोस्तों पी.वी. नरसिम्हा राव ने कहा कि राजीव जी, जो आप नहीं कर पाए, जो आपका सपना था वो हम करके दिखाएंगे, आपका सपना हम पूरा करेंगे। तो पी.वी. नरसिम्हा राव ने दोस्तों क्या किया, पी.वी. नरसिम्हा राव ने संसद के अंदर दो संविधान संशोधन बिल रखे, एक 73वां और एक 74वां। 73वां और 74वां संविधान संशोधन बिल है जो रखा। 73वां किससे संबंधित था, पंचायतों से संबंधित था। किससे संबंधित था, पंचायतों से संबंधित था। 1992 में है जो इन संशोधन विधेयकों को संसद में रखा गया। आज अपन कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों, आज अपन जिस बिल को डिटेल से पढ़ेंगे, जिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को अपन डिटेल से पढ़ेंगे, वो कौन सा है, 73वां संविधान संशोधन। कौन सा है दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन जो पंचायतों से संबंधित है। हाँ जी मंजू जी, जय श्री कृष्णा। और भील प्रदेश की धरा से हैं जो आप प्रणाम कर रहे हो, बिल्कुल भील प्रदेश की धरा से आपका प्रणाम स्वीकार किया जाता है। जय जोहार। ठीक है दोस्तों, अब अपन पढ़ना प्रारंभ कर लेते हैं। लिखिए दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान
संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बारे में है जो अपन चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि भाई 73वां हो भले 74वां हो भले कोई सा भी संविधान संशोधन अधिनियम हो, वो संविधान संशोधन अधिनियम पूर्ण कब माना जाएगा? जब राष्ट्रपति जी उस पे क्या कर ले, सिग्नेचर कर ले। अनुच्छेद 111 के तहत जब राष्ट्रपति जी संसद द्वारा पारित भले संविधान संशोधन अधिनियम हो भले कोई अन्य विधेयक हो, जब राष्ट्रपति जी सिग्नेचर कर लेते हैं तभी वो है जो अपना पूर्णता प्राप्त करता है, कानून बन पाता है, अधिनियम बन पाता है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 था, इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए या राष्ट्रपति ने अनुमति कब प्रदान की? तो दोस्तों याद रखना वो दिन 20 अप्रैल का दिन, 20 अप्रैल 1993 को है जो राष्ट्रपति ने इस पे अनुमति प्रदान की। राज्यसभा से कब पारित हुआ, लोकसभा से कब पारित हुआ, वो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन को ये डेट है जो इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान में रखनी है। परंतु इससे भी महत्वपूर्ण डेट कौन सी है कि ये लागू कब से हुआ? आप सभी को पता होगा दोस्तों कि पंचायती राज से संबंधित जो 73वां संविधान संशोधन था, ये लागू कब हुआ? सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए तब तक मैं पानी पी लेता हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा उस पर सहमति प्रदान कर दी गई, परंतु ये संपूर्ण भारत में लागू कब हुआ दोस्तों? ये लागू हुआ दोस्तों, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। कौन सी डेट? 24 अप्रैल की दिनांक। दिनांक कौन सी? 24 अप्रैल 1993 की दिनांक है। इस दिन है जो ये क्या हो गया था, लागू हो गया था। और इसी दिन क्या किया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यदि आपसे पूछे तो क्या कहोगे आप कि आपके राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को है जो मनाया जाता है। इसलिए दोस्तों पंचायती राज से संबंधित जितनी भी योजनाएं प्रारंभ होती हैं उसकी डेट 24 अप्रैल की होती हैं, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन इसी दिन है जो लागू हुआ। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल को लागू हो गया। ये लागू हुआ तो इसमें प्रावधान क्या किए गए थे? प्रावधान ध्यान में रखना है। आप सभी को पता है कि दोस्तों संविधान के भाग 9 में, कौन से भाग में? संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद जोड़े गए कितने? 16। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 243 से लेकर के अनुच्छेद 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद हैं जो संविधान में जोड़े गए। कितने अनुच्छेद जोड़े गए दोस्तों? कुल 16 अनुच्छेद संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक है जो संविधान में जोड़े गए। आज की इस क्लास में दोस्तों भरोसा बनाए रखना, अभी क्लास में जुड़े हो तो पूरी क्लास देख लेना। ये सारे के सारे अनुच्छेद आपको याद करवा दूंगा, विस्तार से पढ़ा दूंगा। आपको बर्डन लेके घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे अनुच्छेद आज मैं पूरे याद करवाऊंगा आपको। अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक जो किससे संबंधित हैं? पंचायती राज से संबंधित हैं। तो भाग 9 में 16 अनुच्छेद जोड़े गए। और दोस्तों जो संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायती राज से संबंधित 29 विषयों का उल्लेख किया गया। कितने विषयों का उल्लेख किया गया? 29 विषयों का है जो उल्लेख किया गया। बिल्कुल अलका जी सही कह रहे हैं, 24 अप्रैल को है जो लागू हुआ। और बिल्कुल प्रजापत जी आप भी सही कह रहे हो। राम नरेश प्रजापत हमेशा सही जानकारी है जो देते हैं। तो ये है जो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किए गए। भाग 9 में 16 अनुच्छेद जोड़े, एक 11वीं अनुसूची जोड़ी जिसमें पंचायती राज से संबंधित 29 विषयों का उल्लेख किया गया। अब दोस्तों पंचायती राज से संबंधित जो विषय है, जो पंचायतों का विषय है, वो 7वीं अनुसूची में किसे दिया गया है? राज्यों को दिया गया है। तो ये क्या है? राज्य सूची का विषय है। पंचायत जो किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का
विषय है। अब आप कहोगे राज्य सूची कौन सी, तो दोस्तों भारत के संविधान की जो 7वीं अनुसूची, जैसे ये 11वीं अनुसूची की अपन ने बात की, वैसे ही एक 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें कहा गया है कि संघ सूची में उल्लेखित नियम, उल्लेखित विषयों पे क्या करेगा, कानून बनाएगा और उसका है जो प्रशासन करेगा। और राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पे कानून बनाना और उसका प्रशासन करने का अधिकार किसे दिया, राज्यों को दिया। तो उसमें जो सब्जेक्ट उल्लेखित किए गए, जो विषय उल्लेखित किए गए हैं राज्य सूची में, उनमें एक विषय पंचायती राज है। तो पंचायती राज पे कानून बनाना या पंचायती राज पे प्रशासन करने का अधिकार किसका हो गया, राज्य सूची का विषय है, तो राज्यों का हो गया। तो दोस्तों जैसे ही 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो राज्यों को कहा गया कि भाई आपका काम है पंचायतों को चलाना, हमने तो संवैधानिक दर्जा दे दिया, अब आपका काम है पंचायतों को चलाना। इसलिए आपको क्या करना है, 1 वर्ष के अंदर अंदर, 1 वर्ष के अंदर अंदर क्या करने हैं, 1 वर्ष के अंदर अंदर पंचायतों से संबंधित अधिनियम है जो बनाने हैं, पंचायतों से संबंधित अधिनियम बनाने हैं, यानी कि कानून बनाने हैं और अपने अपने राज्य में उस कानून के अकॉर्डिंग पंचायतों का संचालन है जो आपको कर लेना है। जब ये बात कही गई राज्यों को, तो सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज से संबंधित कानून बना लिया अपने यहाँ पे ये प्रश्न पूछा भी जाता है। तो ध्यान में रखना दोस्तों, मैं उल्लेखित कर रहा हूं सर्वप्रथम, यदि आप में से किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो। सर्वप्रथम पंचायती राज से संबंधित अधिनियम बनाने वाला राज्य, अधिनियम बनाने वाला राज्य कौन सा दोस्तों, अधिनियम बनाने वाला राज्य है आपके कर्नाटक। कौन सा है दोस्तों, कर्नाटक। कौन सा है दोस्तों, कर्नाटक। कब बना लिया, 10 मई को ही इन्होंने अधिनियम बना लिया अपने यहाँ पे, 10 मई 1993 को। मतलब 1 महीने से भी कम समय में अपने यहाँ पे अधिनियम बना के तैयार किसने कर दिया, कर्नाटक ने कर दिया। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि पंचायती राज से संबंधित सबसे पहले अधिनियम बनाने वाला राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। बिल्कुल जेपी जी ने सही बताया, कर्नाटक में ये है जो लागू किया गया। प्रजापति जी ने भी बिल्कुल सही बताया। वर्तमान में 23 विषयों पे कानून बना सकते हैं, 23 है या 21 है, इस पे है जो अपन चर्चा करेंगे। भरत कुमार जी कह रहे हैं राधे राधे। भरत जी आपका भी स्वागत है जी। तो पंचायती राज से संबंधित अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया, कर्नाटक हो गया। कब बना दिया, 10 मई 1993 को। अब मेरे को यह बताओ कि राजस्थान ने है जो इस पे कानून कब बनाया। तो राजस्थान के संदर्भ में यदि बात करें दोस्तों, राजस्थान, ये पूछा जाएगा आपसे कि राजस्थान में है जो पंचायती राज से संबंधित जो अधिनियम बनाया गया वो कब बनाया गया दोस्तों। 1 वर्ष में बनाने को कहा था ना कि 1 वर्ष में बना देना आप वहां पे अधिनियम, है ना भाई। केंद्र सरकार ने यही कहा ना 73वां संविधान संशोधन लागू करने के बाद कि 1 वर्ष में है जो सभी राज्य अपने यहाँ पे क्या कर देंगे, पंचायती राज के अधिनियम बना देंगे। राजस्थान ने 1 वर्ष पूरा होने से 1 दिन पहले है जो अधिनियम बना दिया। मतलब 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने ही वाली थी, परंतु राजस्थान ने भी अपना काम पूरा किया। और राजस्थान ने कब दोस्तों, 23 अप्रैल के दिन, कब दोस्तों, 23 अप्रैल 1994 को, 23 अप्रैल 1994 को है जो क्या किया, अपने यहाँ पे पंचायती राज अधिनियम है जो बना के तैयार किया। 1 वर्ष, ठीक 1 वर्ष से 1 दिन पहले ये है जो अधिनियम बन के तैयार हुआ, राजस्थान वाला। कौन सा, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। बेहद इंपॉर्टेंट है, इसके सेक्शन भी कुछ अपन को याद रखने पड़ेंगे, तो वो सेक्शन भी मैं आपको आज ही बताते हुए चलूंगा। पंचायती राज अधिनियम 1994 राजस्थान द्वारा 23 अप्रैल 1994 को है जो बना के तैयार किया गया। अब 23 अप्रैल 1994 को तो अधिनियम बन गया, परंतु इस अधिनियम से संबंधित नियम कब बने यह भी ध्यान में रख लो। नियम कब बने तो दोस्तों 1996 में है जो क्या बन गए, 1966 में यह इससे संबंधित नियम भी बना दिए गए। अधिनियम में दोस्तों मोटा मोटी बात लिखी जाती है, जैसे कि जिला परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा,
जो जिला प्रमुख होगा वो करेगा। ये बात अधिनियम में लिख दी, परंतु नियमों में क्या लिखा जाएगा कि बैठकों के लिए नियम क्या होंगे, कौन सा सदस्य कितने वक्त तक बोलेगा, बैठकों का संचालन कैसे होगा, ये सारी बातें नियमों में लिखी होती है। मतलब अधिनियमों में जो बात रह जाती है उसको विस्तारित रूप से एकदम क्लियर कहां पे किया जाता है, नियमों में किया जाता है। और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम कब आए, 1996 में आए। ये बात है जो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। जब 1994 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम आ गया तो इस अधिनियम के तहत चुनाव कब हुए दोस्तों, इस अधिनियम के तहत होने वाले चुनाव कब हुए दोस्तों, 1995 में हुए। कब हुए दोस्तों, 1995 में है जो चुनाव हुए। कौन से अधिनियम के तहत, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1995 के तहत। अब मेरा प्रश्न यह है आपसे कि अब तक राजस्थान में कितनी बार पंचायती राज के चुनाव हैं जो आयोजित करवाए जा चुके हैं। बिल्कुल मंजू जी सही कह रहे हो, जेपी जी कह रहे हैं बिल्कुल 30 दिसंबर 1996 को नियम आए। मतलब जेपी जी की तैयारी बहुत लाजवाब है और आप सभी की तैयारियां बहुत शानदार हैं, सभी की जानकारियां बहुत शानदार है। हाँ जी, तो नियम आ गए 1996 में, परंतु चुनाव कब हो गए थे, 1995 में। मैंने आपसे यह पूछा था कि अब तक कितने चुनाव हैं जो करवाए जा चुके हैं राजस्थान में पंचायती राज से संबंधित। तो ये ध्यान में रखना दोस्तों, अब तक कितनी बार चुनाव हो चुके हैं, अब तक 11 बार हो चुके हैं। क्या 1995 के बाद 11 बार हो गए या इससे पहले भी हो गए थे? अरे तो राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत तो 1959 को हो गई थी ना। बिल्कुल देव यादव जी कह रहे हैं 6 बार। हाँ, इसके बाद 6 बार हो गए, परंतु इससे पहले 5 बार हो गए थे, है ना। 1900 को टोटल कितनी बार चुनाव हुए, 11 बार चुनाव हुए। कितनी बार हुए दोस्तों, एक एग्जाम में पूछा भी गया, अभी जो 2021-20 में कोई एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया कि अब तक टोटल चुनाव कितनी बार हुए हैं, 11 बार हुए हैं। 1995 से पहले 5 बार हुए, 1995 के बाद कितने हुए, 6 बार हुए। तो 1995 से पहले जो 5 बार हुए वो किसके द्वारा करवाए गए, पंचायती राज विभाग द्वारा करवाए गए। तो पंचायती राज विभाग द्वारा, पंचायती राज विभाग, पंचायती राज विभाग द्वारा कौन कौन से चुनाव करवाए गए। तो 1959 में राजस्थान में पंचायती राज लागू होता है। इसके बाद दोस्तों 1960 में चुनाव हुआ, वो पंचायती राज विभाग ने करवाया। 1965 में चुनाव हुआ, वो उसने करवाया। इसके बाद 1978 में चुनाव हुआ, 1981 में चुनाव हुआ, 1988 में चुनाव हुए। ये सारे चुनाव किसने करवाए, पंचायती राज विभाग ने करवाए। फिर निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग, भाई पंचायत जैसे ही ये 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ तो राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में बात की गई। तो इसके बाद जितने भी चुनाव हुए किसने करवाए, राज्य निर्वाचन आयोग ने करवाए। निर्वाचन आयोग, तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कौन कौन से करवाए गए, पहला 1995 का, फिर ठीक 5 वर्ष बाद 2000 ईस्वी वाला, फिर ठीक 5 वर्ष बाद 2005, फिर 2010, 2015 और 2000 जनवरी 2020 में है जो सरपंचों के चुनाव हुए थे ना। आप सभी वोट देने गए थे जयपुर से, याद करो वो कब हुए थे, 2020 में हुए थे। टोटल 11 बार हैं जो चुनाव हो चुके हैं। कितनी बार चुनाव हो चुके हैं, टोटल 11 बार। बिल्कुल मंजू जी सही कह रहे हैं। इंजीनियर अजय जी का भी स्वागत है, जेपी जी ने भी सही कहा अब तक 11 बार हैं, और प्रजापति जी ने भी बिल्कुल सही कहा कि 1959 से लेके अब तक हैं जो 11 बार चुनाव हो चुके हैं। अब एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो और जिन जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक का बटन जरूर दबा दो, ठीक है। अब अपन पढ़ना प्रारंभ करेंगे, क्या जो अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। एक एक अनुच्छेद का पोस्टमार्टम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और याद भी करवाने का है जो जिम्मा हम अपने कंधों पे लेते हैं। चुनाव टोटल 11 बार, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जो भाग 9 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 में कितने अनुच्छेद जोड़े गए, 16 अनुच्छेद जोड़े गए। कौन कौन से, अनुच्छेद 243 से लेकर के, अनुच्छेद 243 से लेकर के अनुच्छेद 243 ओ तक है जो 16 अनुच्छेद जोड़े गए। तो अपन अब है जो एक एक अनुच्छेद को लेते हैं और पहला अनुच्छेद लेते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 243। पहला अनुच्छेद कौन सा हो गया, अनुच्छेद 243 हो गया, 243 हो गया। इसमें क्या है दोस्तों, डेफिनेशन है। पहले में क्या है, परिभाषा है। पहले में क्या है दोस्तों, परिभाषा है। किसकी किसकी परिभाषा है, तो इसमें एक जिले की परिभाषा दे रखी है कि भाई जिला किसे कहेंगे,
जिले की परिभाषा दे रखी है। और किसकी परिभाषा दे रखी है? ग्राम सभा की परिभाषा दे रखी है। ग्राम सभा की परिभाषा खूब पूछी गई है, खूब कंफ्यूजन होता है कि ग्राम सभा की परिभाषा कहाँ है। तो ग्राम सभा की परिभाषा ध्यान में रखना अनुच्छेद 243 के अंदर ही है। कई बार एग्जाम ऐसे पूछता है कि अनुच्छेद 243 ख या बी लिखा हुआ मिलता है और बच्चे कहते हैं कि यार अनुच्छेद 243 ख या बी में परिभाषा है ग्राम सभा की। नहीं दोस्तों, ये ध्यान में रखना अनुच्छेद 243 के अंदर ही क्या है आपके ग्राम सभा की परिभाषा है, परंतु ये इस तरीके से ये क और ख। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि 243 ख में ग्राम सभा की परिभाषा है। परंतु दोस्तों अनुच्छेद 243 जो बी है, अनुच्छेद 243 ख या जो बी है वो किससे संबंधित है? वो ग्राम सभा के आपके पंचायतों के गठन से संबंधित है। तो इसको तो है जो अपन को यहाँ पे नहीं लाना, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये ध्यान में रखना। ग्राम सभा की परिभाषा 243 में ही उल्लेखित है। अब देखिए दोस्तों, और किसकी परिभाषा है? तो मध्यवर्ती संस्थाओं की परिभाषा है। और किसकी है? पंचायतों की परिभाषा है। तो इन सभी की परिभाषा कहां पे उल्लेखित है? अनुच्छेद 243 में ही उल्लेखित है। कहां पे उल्लेखित है? अनुच्छेद 243। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक हैं जो प्रावधान जोड़े गए। तो अनुच्छेद 243 में क्या है? परिभाषाएं किसकी हैं? जिला की, ग्राम सभा की, मध्यवर्ती संस्थान की और पंचायतों की हैं जो परिभाषा दी गई है। ग्राम सभा किसे कहेंगे? तो एक ग्राम पंचायत के सभी वयस्क मतदाताओं के निर्माण से क्या होता है? ग्राम सभा का है जो गठन होता है। ये ध्यान में रख लेना, एक ही परिभाषा ध्यान में रख लेना। बाकी जिला राज्य के जिले से अभिप्रेत है, मध्यवर्ती संस्था मध्यवर्ती मतलब खंड से अभिप्रेत है। ऐसे इस तरीके से लिखा हुआ है, कोई विस्तार से कोई ऐसे परिभाषा बना के नहीं लिखी हुई है। अब अगर आगे बढ़ते हैं और दोस्तों अगला अनुच्छेद देखते हैं। कौन सा? अगला अनुच्छेद लेते हैं अनुच्छेद 243 ए। अनुच्छेद 243 ए को लेते हैं। अनुच्छेद 243 ए में क्या है? ग्राम सभा के कार्य है। ग्राम सभा के कार्य और शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया। कार्य और शक्तियों के बारे में उल्लेख कहां पे है? अनुच्छेद 243 ए में है। अनुच्छेद 243 ए में क्या है? ग्राम सभा के कार्य और शक्तियों में है। इसमें क्या कहा गया? ग्राम सभा के कार्य और शक्तियां क्या होगी? तो ग्राम सभा के कार्य और शक्तियां वही होगी जो राज्य विधानमंडल तय करेगा। अनुच्छेद 243 ए में कह दिया कि ग्राम सभा के कार्य और शक्तियां कहां पे हैं? 243 ए में है कि ग्राम सभा की कार्य और शक्तियां। पर ग्राम सभा की कार्य और शक्तियां होगी क्या, ये तय कौन करेगा? राज्य विधानमंडल करेगा। ये बात अनुच्छेद 243 ए में लिख दी। तो राज्य विधानमंडल तय कैसे करेगा? अधिनियम बनाएगा। तो राजस्थान ने अधिनियम कौन सा बनाया? पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाया। तो जो पंचायती राज अधिनियम 1994 था, कौन सा दोस्तों? पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा कौन सी? धारा ध्यान में रखना, धारा 8। धारा 8 में क्या प्रावधान किए गए? धारा 8 में ग्राम सभा के बारे में प्रावधान किए गए। जो काम अनुच्छेद 243 ए ने राज्यों को दिया था, जो काम 243 ए ने राज्य विधानमंडल को दिया था, वो राज्य विधानमंडल ने कहां पे पूरा किया दोस्तों? पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 8 में जो पूर्ण किया। तो धारा 8 में क्या कहा गया? धारा 8 में दोस्तों ग्राम सभा की बैठकों के बारे में बात की गई है, उनके पीठासीन अधिकारियों के बारे में बात की गई है, उसकी गणपूर्ति के बारे में बात की गई है, और दोस्तों वो संकल्प कैसे पारित करेगी इसके बारे में बात की गई है। तो सारी बातों को एक एक करके हैं जो जानते हैं। तो ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाएगा दोस्तों? बैठक बुलाने का अधिकार तो किसका है? बैठक बुलाने का अधिकार सरपंच का है। ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाएगा? सरपंच बुलाएगा। तो वर्ष में कितनी होगी दोस्तों? वर्ष में कितनी होगी? तो एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कम से कम अनिवार्य रूप से कितनी बैठकें होनी चाहिए? 2 बैठकें होनी चाहिए। 2 बैठकें हैं जो अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। परंतु राजस्थान में कितनी होती हैं? राजस्थान में 4 होती हैं। राजस्थान में कितनी होती हैं? 4 होती हैं। किस किस दिन होती हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए राजस्थान में एक बैठक होती है अपने 26 जनवरी को, एक बैठक होती है 15 अगस्त को, एक बैठक होती है 15 अगस्त को, और एक बैठक होती है दोस्तों 1 मई को,
1 मई को कौन सा दिवस आता है, कमेंट बॉक्स में बताइए देखें। और एक बैठक होती है दोस्तों अपने गांधी जयंती के अवसर पे 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को। तो ये 4 बैठकें हैं जो होती है। होनी कितनी चाहिए, 2 अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। राजस्थान में होती कितनी है, 4 हैं जो होती हैं। ये बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। कहां पे उल्लेखित है, धारा 8 में उल्लेखित है। बुलाएगा कौन, सरपंच बुलाएगा। बुलाएगा कौन, सरपंच है जो बुलाएगा। तो क्या ये इतनी ही बैठकें आयोजित की जाएगी, 4 या इसके अलावा भी बैठक आयोजित की जा सकती हैं, की जा सकती हैं। विशेष बैठक, कैसी बैठक दोस्तों, विशेष बैठक आयोजित की जा सकती हैं। विशेष बैठक कब आयोजित की जाएगी, तो विशेष बैठक तभी आयोजित की जाएगी जब दोस्तों, विशेष बैठक तभी आयोजित की जाएगी जब ग्राम सभा के कुल 5% सदस्य या 25 सदस्य जो भी अधिक हो, जो भी क्या हो दोस्तों, अधिक हो, जो भी अधिक हो, वो क्या करेंगे, वो मिलके सचिव को क्या करेंगे, जो सचिव या जो वीडियो होता है, ग्राम विकास अधिकारी होता है, उसको आवेदन करेंगे, आवेदन करेंगे और उसके आवेदन, उनके आवेदन के बाद सरपंच है जो विशेष बैठक बुला सकता है। तो विशेष बैठक का यह प्रावधान पूछा गया है एग्जाम में। विशेष बैठक कब बुलाई जाएगी, जब उस ग्राम सभा के टोटल 5% सदस्य या 25 सदस्य दोनों में से जो अधिक हो वो मिल करके वीडियो के पास आवेदन करते हैं, तब जाके ये बैठक बुलाई जाती है। और विशेष बैठक राजस्थान में अमूमन किस डेट को बुलाई जाती है, तो विशेष बैठक की डेट ध्यान में रखना दोस्तों, 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और दोस्तों 14 नवंबर को, ये इस दिन है जो क्या किया जा सकता है, विशेष बैठकों का भी आयोजन किया जा सकता है। किसी ने नहीं बताया 1 मई को कौन सा दिवस आता है, बताओ देखे 1 मई को कौन सा दिवस आता है। किसी को पता नहीं, 1 मई को आपके मजदूर दिवस आता है, 26 जनवरी को आपको सभी को पता है गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 14 नवंबर की डेट आपको फिर से कमेंट बॉक्स में बतानी है। देखते 14 नवंबर वाली तो बता दो, देखते हैं कौन बताता है। तो बैठकों के बारे में है जो अपन ने बात कर ली। न्यूनतम 2 होगी, राजस्थान में 4 हैं, 2 विशेष बैठकें जो बुलाई जा सकती हैं। बिल्कुल 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, बिल्कुल सही कह रहे हो, मजदूर दिवस सभी का सही आया। बलवंत जी आपका भी सही है, और जो नोबेडिक भाई साहब हैं जो घुमक्कड़ प्राणी हैं उनका भी सही है जी दोस्तों। अब है जो अपन बात करते हैं दोस्तों कि इस बैठक को बुला दी, तो इस बैठक की गण पूर्ति कितनी होगी दोस्तों, गण पूर्ति मतलब गण पूर्ति का कंसेप्ट मैंने आपको समझा रखा है ना। गण पूर्ति यानी कि कितने सदस्य जब उपस्थित हो जाएंगे तभी बैठक का कार्य प्रारंभ होंगे, न्यूनतम कितनी उपस्थिति है जो अनिवार्य है। तो गण पूर्ति के बारे में कहा गया है कि कुल सदस्य का जब 1/10 सदस्य, मतलब कुल ग्राम सभा के सदस्यों का जब 1/10 सदस्य ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित हो जाएंगे तो उसकी गण पूर्ति पूर्ण मान ली जाएगी। यदि ये गण पूर्ति पूर्ण न हो, यदि गण पूर्ति पूर्ण न हो तो दोस्तों क्या होगा, पूर्ण न होगी तो स्थगन होगा, स्थगन होगा। किसका, बैठक का स्थगन होगा। कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए है जो स्थगित हो जाएगी बैठक। फिर 30 दिन बाद फिर बैठक है जो बुलाई जाएगी। 26 जनवरी से 26 फरवरी तक है जो बैठक स्थगित हो जाएगी यदि गण पूर्ति नहीं होती है। गण पूर्ति करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, सरपंच और वार्ड पंच, इन लोगों की जिम्मेदारी है। यदि 3 लगातार बैठक स्थगित हो जाती हैं गण पूर्ति के अभाव में तो सरपंच साहब को नोटिस भी दिया जा सकता है। बिल्कुल गोदारा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और प्रजापति जी ने बिल्कुल सही कहा कि नेहरू जयंती आती है 14 नवंबर को, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल, हाँ 30 दिन में है जो बिल्कुल दोबारा है जो 30 दिन के लिए स्थगित हो जाएगी, 30 दिन के लिए स्थगित हो जाएगी, और फिर है जो दोस्तों 30 दिन के बाद बैठक बुलाई जाएगी। और यदि 30 दिन के बाद फिर से स्थगित हो गई तो 3 बार स्थगन कर सकते हो और उसके बाद नोटिस का सामना करना पड़ेगा। तो गण पूर्ति की अपन ने चर्चा कर ली। यदि आपसे ये पूछा जाए कि बैठक की अध्यक्षता कौन करता है भाई, यदि बैठक की अध्यक्षता पूछा जाए तो आप कहोगे अध्यक्षता आपके सरपंच साहब करते हैं। कौन करते हैं, अध्यक्षता सरपंच साहब करते हैं।
करते हैं। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? सरपंच करते हैं। यदि सरपंच उपस्थित नहीं हो तो कौन करेगा? उप सरपंच करेगा। उप सरपंच करेगा। अभी उप सरपंच भी उपस्थित नहीं हो तो कौन करेगा? ये एग्जाम में यहां से प्रश्न आया है कि यदि किसी ग्राम सभा में सरपंच भी उपस्थित नहीं है, उप सरपंच भी उपस्थित नहीं है और ग्राम सभा की बैठक बुला दी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो ग्राम सभा का ही कोई सदस्य करेगा। कोई सदस्य करेगा जिसका निर्वाचन क्या करेगी? ग्राम सभा करेगी। ग्राम सभा है जो अपने में से किसी सदस्य को बहुमत के आधार पर निर्वाचित करके क्या कह देगी? भाई साहब आज है जो आप क्या कर लो, इस बैठक की अध्यक्षता है जो कर लो। तो जो बैठक आयोजित होगी उस बैठक का कार्यवर्थ, मतलब उस बैठक में कौन कौन से काम हुए, इन सब का लेखा कौन रखेगा? तो इन सब का लेखा आपका दोस्त रखेगा, वीडियो। ग्राम विकास अधिकारी का है जो ये काम है लेखा जोखा रखना कि इस बैठक में कौन कौन से संकल्प पारित हुए, इस बैठक में कौन कौन से निर्णय हैं जो लिए गए। ये भी पूछा गया है कि ग्राम सभा की बैठक का कार्यवर्त कौन रखता है? तो वीडियो है जो रखता है ग्राम विकास अधिकारी, पहले ग्राम सेवक है जो हुआ करता था। इसके बाद यदि आपसे ये पूछा जाए कि ये जो ग्राम सभा की बैठक होती है इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं या संकल्प पारित किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं? संकल्प कैसे पारित होते हैं? यदि आपसे यह पूछा जाए तो संकल्प दोस्तों पहला प्रयास तो किया जाएगा सर्वसम्मति से। सर्वसम्मति से है जो बात बन जाए, कोई भी बात रखी जाए तो सर्वसम्मति से है जो परमिशन हो जाए और सर्वसम्मति से उस बात को पारित कर दिया जाए, सारे गांव वाले एक मत हो जाए। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा? मतदान होगा। और मतदान में क्या देखा जाएगा? मतदान में यह देखा जाएगा कि जितने उपस्थित हैं और जितनों ने मत दिया उसका क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। कैसा बहुमत होना चाहिए? साधारण बहुमत है जो होना चाहिए। साधारण बहुमत से है जो क्या कर लिया जाएगा? वो संकल्प पारित मान लिया जाएगा। जितने उपस्थित हैं, जितनों ने मत दिया उनका बहुमत, टोटल संख्या का नहीं, जितने उपस्थित हैं, जितनों ने मत दिया उनके बहुमत से है जो निर्णय पारित कर दिया जाएगा। हाँ, ग्राम सभा द्वारा चुना गया सदस्य, बिल्कुल सही कह रहे हो अलका जी। हरिओम जी ने आज क्लास थोड़ी सी लेट ज्वाइन की, स्वागत है हरिओम जी आपका भी। तो ग्राम सभा के बारे में अपन ने इतनी सारी बातें जान ली। गणपूर्ति कितनी? 1/10। स्थगन हो जाएगा यदि नहीं हुई तो 30 दिन के लिए। अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच करेगा। सरपंच नहीं है तो कौन करेगा? उप सरपंच करेगा। यदि उप सरपंच भी नहीं है तो कौन करेगा? यदि उप सरपंच भी नहीं है दोस्तों तो आपके ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा एक सदस्य का निर्वाचन किया जाएगा, वो करेगा। कार्यवर्त कौन रखेगा? वीडियो रखेगा। संकल्प सर्वसम्मति से पारित करने का प्रयास किया जाएगा। यदि मतदान होता है तो उपस्थित और मत देने वालों के बहुमत से जो क्या कर दिया जाएगा? संकल्प है जो पारित कर लिया जाएगा। तो ग्राम सभा की एक और बात, हाँ, ग्राम सभा की एक बात पूछी जाती है, संयुक्त बैठक। ग्राम सभा की एक संयुक्त बैठक होती है, उससे भी प्रश्न कई बार आया है दोस्तों। तो संयुक्त बैठक को यदि बुलाना हो तो कैसे बुलाएंगे? पहली बात तो यह कि संयुक्त बैठक बुलाई क्यों जाएगी? तो एक ग्राम पंचायत जो होती है, भाई ग्राम सभा की जो बैठक होती है वो पूरी ग्राम पंचायत की होती है। तो एक ही ग्राम पंचायत के 2 गांवों में क्या हो जाए, आपस में भूमि को लेकर के, चारागाह भूमि को लेकर के या किसी अन्य मुद्दे पे यदि विवाद हो जाता है तो उस विवाद को निपटाने के लिए एक संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। तो संयुक्त बैठक कब बुलाई जाएगी? विवाद होने पर। एक ही ग्राम पंचायत के 2 गांवों के मध्य विवाद होने पर, 2 गांवों के मध्य विवाद होने पर क्या किया जाता है दोस्तों? ये आपके बैठक बुलाई जाती है। कौन सी? संयुक्त बैठक। फिर संयुक्त बैठक बुलाने के लिए उपस्थिति कितनी अनिवार्य है? संयुक्त बैठक की गणपूर्ति, यह पूछा गया है दोस्तों। संयुक्त बैठक की गणपूर्ति पूछी गई है तो कितनी है दोस्तों? आपके 5%, जितने कुल सदस्य हैं उनका 5% या 10 सदस्य, जो भी कम हो, अधिक हो नहीं, जो भी कम हो,
10 सदस्य, ये ध्यान में रखना दोस्तों। 5% और 10 सदस्य ये हैं दोस्तों विशेष संयुक्त बैठक की गणपूर्ति। तो विशेष बैठक और संयुक्त बैठक में कंफ्यूज मत होना दोस्तों, विशेष बैठक अलग है, संयुक्त बैठक अलग है दोस्तों। धर्मा जी गोदारा क्या कह रहे हैं, ग्राम, हाँ विवाद होने पर, बिल्कुल सही कह रहे हो गोदारा जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब देखिए दोस्तों, ग्राम सभा से संबंधित लगभग हैं जो सारी बातें क्लियर हो गई। इसके बावजूद भी यदि आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई आप बात पूछना चाहो तो आप हैं जो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। अब अपन आगे बढ़ते हैं और दोस्तों अपन अगला अनुच्छेद लेते हैं। अगला अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 243 ए ले लिया अपन ने। अनुच्छेद 243 ए के बाद अगला अनुच्छेद लेते हैं अनुच्छेद 243 बी। बी में क्या है, पंचायतों के गठन के बारे में है जो बात की गई है। बी में क्या है, 243 बी में पंचायतों के गठन के बारे में है जो बात की गई है, यानी कि जो पंचायती राज संस्थाएं होगी वो गठित कैसे होगी। तो बी में कहा गया कि पंचायती राज संस्थाएं कैसी होगी, त्रिस्तरीय होगी। मतलब जो बलवंत राय मेहता समिति और जो आपके LM लक्ष्मीमल सिंघवी समिति थी उसकी सिफारिशों के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि पंचायती राज संस्थाएं कैसी होगी, त्रिस्तरीय होगी। त्रिस्तरीय होगी। 3 स्तर कौन कौन से होंगे, 3 स्तर आप सभी को पता है। एक जिला स्तर पे गठित होगी, जिला स्तर पे होगी, और एक मध्यवर्ती स्तर पे होगी, मध्यवर्ती स्तर पे होगी, और कौन सा स्तर होगा दोस्तों, ग्राम स्तर होगा। ग्राम स्तर है जो होगा। तो राजस्थान में किस प्रकार से है, जिला स्तर पे कौन सी है, जिला परिषद है। कौन सी है दोस्तों, जिला परिषद है। और मध्यवर्ती स्तर पे कौन सी है, पंचायत समिति है, पंचायत समिति है। और दोस्तों आपके ग्राम स्तर पे कौन सी है, ग्राम पंचायत है। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या सभी राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं 3 स्तर की होगी, होना अनिवार्य है या नहीं है। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, क्या सभी राज्यों में पंचायती राज को 3 स्तर का होना जरूरी है, क्या त्रिस्तरीय होना जरूरी है, या इसमें कुछ छूट भी दी गई है। कमेंट बॉक्स में जो आपको बतानी है। 5% से मतलब कि जैसे उस गांव में 100 सदस्य हैं तो 5 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है। 5% से मतलब यही है दोस्तों। 3 स्तर की होगी पंचायती राज संस्थाएं, परंतु नोट लगा के लिखो दोस्तों, ऐसा राज्य जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, वहां मध्यवर्ती स्तर का गठन नहीं होगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। कई बार है जो RAS प्री के एग्जाम में यह इस प्रकार का सेंटेंस दिया गया कि सभी राज्यों में पंचायती राज का त्रिस्तरीय होना अनिवार्य है, तो बच्चों ने समझा कि बिल्कुल अनिवार्य है, उस सेंटेंस को सही किया, परंतु वो सही नहीं है, क्योंकि जहां ऐसे राज्य जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पे है जो 3 स्तरीय होना जरूरी नहीं है। मध्य स्तरीय जो पंचायती राज संस्था है उनको अवॉइड भी है जो किया जा सकता है। हाँ जी सर, पूरी बुक का ही, हाँ पूरी बुक पढ़ाएंगे ना, क्या दिक्कत है मित्रों। यूट्यूब रमेश, आपके मतलब आईडी का नाम बड़ा शानदार है, मित्रों यूट्यूब रमेश। ठीक है दोस्तों, तो क्या ऐसे राज्य जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पे है जो दोस्तों क्या नहीं करना होगा, मध्यवर्ती संस्था का गठन नहीं करना होगा। तो 243 बी में क्या है, पंचायतों के गठन के बारे में है, और पंचायतों का गठन इस प्रकार से होगा। तो अपने जो पंचायती राज अधिनियम है 1994, उसमें कौन कौन सी धाराओं में इनके गठन के बारे में बात की गई है, तो याद रखना चाहो तो दोस्तों आपके ग्राम पंचायत के बारे में बात तो कौन सी धारा में की गई है, धारा 9 में की गई है, इसकी 10 में की गई है, इसकी 11 में की गई है। धाराएं मत याद रखो, इतना है जो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जेपी जी कह रहे हैं 20 लाख से कम वहां पे 2 स्तरीय हो सकती हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो जेपी जी आप। अब अगर अगला अनुच्छेद लेते हैं दोस्तों, अगला अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 243 बी के बाद क्या आता है, सी आता है। तो सी पे है जो चर्चा करते हैं। सी में क्या है, संरचना है।
स्ट्रक्चर की बात है जो कही गई है। सी में क्या कहा गया है कि जो पंचायती राज संस्थाएं होगी वह उनकी संरचना क्या होगी, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। मतलब जो जिला परिषद होगा तो जिला परिषद में जिला प्रमुख के अलावा और कौन कौन से होंगे, सदस्य कैसे आएंगे, कितनी है जो आपके पंचायत समितियों पे एक सदस्य होगा, मतलब जिला परिषद का गठन कैसे होगा, पंचायत समितियों का गठन कैसे होगा, ग्राम जो सभाएं हैं उन जो ग्राम पंचायत है उस लेवल पे है जो सरपंच का होगा, उप सरपंच होगा, वार्ड पंच होगा, कौन कौन होंगे, इन सारी बातों का उल्लेख है जो कहां पे है, अनुच्छेद 243 सी में है। अनुच्छेद 243 सी में क्या कहा गया कि जो पंचायतों की संरचना होगी वो कैसी होगी, तो पंचायती की संरचना निर्धारित करने का काम किसका है, राज्य विधानमंडल का है। इसलिए तो दोस्तों लगभग हर राज्य में अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर हैं जो देखे जाते हैं। पंचायतों की संरचना अनुच्छेद 243 सी कैसी होगी, राज्य विधानमंडल जैसा तय करेगा वैसी होगी। तो राज्य विधानमंडल ने क्या तय किया, राज्य विधानमंडल ने यह तय किया, राज्य विधानमंडल यानी कि पंचायती राज अधिनियम अपने वाला राजस्थान के संदर्भ में पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पंचायतों की संरचना तय की गई। क्या कहा गया, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा कौन सी, ये धारा याद रखना जरूरी है क्योंकि राज्य विधानमंडल के अकॉर्डिंग ये काम हो रहा है। तो पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 12 में क्या कहा गया कि जो ग्राम पंचायत होगी उसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, एक तो सरपंच होता है, एक कौन होगा, सरपंच होगा, एक सरपंच होगा और कौन होगा, उप सरपंच होगा। आप सभी को पता है, इसमें तो कोई दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है, बस ये सेक्शन याद कर लेना। बस क्या करना दोस्तों, सेक्शन है जो याद कर लेना। उप सरपंच होगा और कौन होता है, वार्ड पंच होता है। वार्ड पंच, ग्राम पंचायत में कौन कौन होता है, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच। सरपंच का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। सरपंच का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, मतलब आप और हम वोट देने जाते हैं कि नहीं जाते सरपंचों के। सरपंच का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगा। उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब उसमें है जो आप और हमें वोट देने का अधिकार नहीं होता। उप सरपंच का चुनाव है जो सरपंच और वार्ड पंच मिलके करते हैं। कौन करते हैं, सरपंच और वार्ड पंच मिलके उप सरपंच का चुनाव करते हैं। और वार्ड पंच का चुनाव कैसे होता है दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से होता है। वार्ड पंच का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। यह बात भी है जो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। तो ग्राम पंचायत धारा कौन सी, 12, कौन कौन होंगे, सरपंच होंगे, उप सरपंच होंगे और वार्ड पंच होंगे। सरपंच का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब कि सरपंच और वार्ड पंच मिलकर करेंगे, वार्ड पंच प्रत्यक्ष रूप से हैं जो चुने जाते हैं। अब अगला कौन सा आ गया, अगली धारा आ गई दोस्तों आपके, धारा कौन सी आ गई, धारा 12 के बाद 13 में क्या है, पंचायत समितियां। पंचायत समिति, पंचायत समिति की संरचना में क्या कहा गया कि एक तो प्रधान भाई साहब होंगे, एक उप प्रधान भाई साहब होंगे। आप सभी को पता है क्योंकि अपन सभी इसको प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं ना। एक उप प्रधान होंगे और कौन होंगे, पंचायत समिति सदस्य होंगे। पंचायत समिति सदस्य होंगे। प्रधान का और उप प्रधान का चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा। कौन करेगा, जो पंचायत समिति सदस्य होते हैं वो मिलके हैं जो प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करेंगे। और पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। बस सेक्शन याद रख लो, बाकी सारी चीजें तो आपको याद ही हैं। और अनुच्छेद याद रख दो 243 सी में, और पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 12, 13 और 14 क्रम से ही है। धारा 14 में क्या है, धारा 14 में दोस्तों आपके जिला परिषद है। क्या है दोस्तों, जिला परिषद। जिला परिषद का क्या स्ट्रक्चर होगा, तो धारा 14 में कहा गया है कि एक तो जिला प्रमुख होगा, एक जिला प्रमुख होगा और कौन होगा, जिला प्रमुख के अलावा दोस्तों एक उप जिला प्रमुख होगा, एक उप जिला प्रमुख होगा और कौन होते हैं दोस्तों, जिला परिषद सदस्य होते हैं। और इन दोनों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से। आप सभी जानते हो इतनी बातें।
पढ़ाने के मामले में आपका कोई जवाब नहीं, एकदम आपके पढ़ाया हुआ दिमाग में छप जाता है। बिल्कुल हमारे पढ़ाया हुआ आपके दिमाग में भी छपेगा और हमारे पढ़ाया हुआ आपके पेपर में भी छपेगा, जो आप सही करके आने वाले हो। तो ये स्ट्रक्चर है पंचायती राज संस्थाओं का, तीनों का स्ट्रक्चर देख लिया। इसमें याद रखने लायक बात क्या है? याद रखने लायक बात दोस्तों, एक तो अनुच्छेद 243C याद रखना कि इसमें जो संरचनाओं की बात की गई है, संरचनाएं कैसे निर्धारित होगी? राज्य विधानमंडल निर्धारित करेगा। राज्य विधानमंडल ने कौन से अधिनियम के तहत निर्धारित की? पंचायती राज अधिनियम 1994 में की। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धाराएं कौन कौन सी हैं? धाराएं 12 में ग्राम पंचायत के बारे में कहा गया, धारा 13 में पंचायत समिति के बारे में कहा गया, धारा 14 में जिला परिषद के बारे में कहा गया। इन सारी चीजों को तो आप जानते ही हो कि सरपंच का चुनाव कैसे होता है, प्रधान उप प्रधान का क्या होता है, जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख का क्या होता है, इन सारी बातों को तो आप जानते ही हो दोस्तों। इतनी बातों को याद रखना आपका काम है जो बन जाएगा। अब अगला अनुच्छेद लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला अनुच्छेद कौन सा? अगला अनुच्छेद हो गया आपके अनुच्छेद 243C के बाद कौन सा आता है? डी आता है। डी में क्या है? आरक्षण है। क्या है दोस्तों? डी में आरक्षण की बात की गई है। आरक्षण तो अभी सुर्खियों में है, आरक्षण को लेकर के तो संसद में बिल भी लाया गया है। तो आरक्षण अपन को पता होना चाहिए कि आरक्षण कहाँ कहाँ है। आरक्षण जो अभी कहाँ आरक्षण दिया जा रहा है? बिल ला करके लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया जा रहा है। अभी जो संविधान संशोधन बिल लाया गया, जो अभी जो संसद का विशेष सत्र चल रहा है, उसमें जो बिल लाया गया, उस बिल के तहत आरक्षण कहाँ दिया जा रहा है दोस्तों? लोकसभा में। महिलाओं को आरक्षण लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में दिया जा रहा है। परंतु जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं उनमें पहले से ही आरक्षण दिया जा चुका है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 243D के तहत। तो महिलाओं के अलावा और किस किस को आरक्षण दिया, यानी कि किन किन वर्गों को आरक्षण दिया गया है, उसकी चर्चा है जो अपन प्रारंभ करते हैं। तो आरक्षण की बात अनुच्छेद 243D में कही गई है। इसमें कहा गया कि SC समुदाय को आरक्षण देंगे, ST समुदाय को आरक्षण देंगे, महिलाओं को आरक्षण देंगे। किसे देंगे दोस्तों? महिलाओं को आरक्षण देंगे, और OBC को भी आरक्षण देना हो तो दे देना। इसमें कहा गया कि SC और ST को तो कितना? उनकी जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में है जो आरक्षण दिया जाएगा। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है जो दे दिया जाएगा SC और ST को। पंचायती जो लोकल चुनाव होते हैं, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनमें SC और ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। महिलाओं को 33% आरक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। यह बात अनुच्छेद 243D में कही। परंतु राजस्थान में दोस्तों 2009 में जो अपने अशोक गहलोत जी उस समय मुख्यमंत्री बने थे, तब इन्होंने क्या कर दिया? इस आरक्षण को बढ़ा के 50% है जो कर लिया। कितना कर दिया? 50% है जो कर लिया। तो राजस्थान में तो अभी 50% है, और एक मध्य प्रदेश राज्य और है, उसमें भी 50% है, राजस्थान में भी 50% है। OBC को आरक्षण कितना दिया जाएगा? तो OBC के आरक्षण के संदर्भ में अनुच्छेद 243D में कहा कि OBC को आरक्षण देना है कि नहीं देना है, यह राज्य विधानमंडल तय करेगा। विधानमंडल है जो तय करेगा। भाई OBC को आरक्षण देना कि नहीं देना, यह राज्य विधानमंडल तय करेगा। तो क्या राजस्थान में OBC को आरक्षण दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है। 21% है जो पंचायती राज संस्थाओं में OBC को आरक्षण दिया गया है। तो आरक्षण किसे किसे प्राप्त है? SC, ST, महिला और OBC। SC, ST को जनसंख्या के अनुपात में, महिलाओं को अनिवार्य रूप से 33%, परंतु राजस्थान में 50%। OBC को राज्य विधानमंडल तय करेगा। राजस्थान में राज्य विधानमंडल ने ऐसा तय किया कि आरक्षण दिया जाए, और कितना दिया दोस्तों? 21% है जो OBC को आरक्षण मिला हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। 10 और 13, क्या गजब बात बोली आपने। पहले YouTube पे नहीं पढ़ाते थे क्या? नहीं, YouTube का जो अपना पढ़ाने का कैरियर है वो ज्यादा पुराना नहीं है, लगभग 7-8 महीने पुराना है। सिखवाल जी ने मौका दिया तो यहीं पे पढ़ा रहे हैं। इससे पहले YouTube पे कहीं नहीं पढ़ाया, ऑफलाइन जरूर पढ़ाया है। महिला बिल, बिल्कुल महिला बिल है जो अभी संसद में विचाराधीन है, और इसके तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में क्या दिया जाएगा? महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, जो एक अच्छी पहल है। ठीक है दोस्तों, परंतु एक बात नोट डाल के लिखो कि ये जो आरक्षण है, ये आरक्षण दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 334 के अधीन है। कौन से अनुच्छेद के अधीन? 334 के अधीन है।
334 क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 334 क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 334 कहता है कि अनुच्छेद 330 के तहत जो लोकसभा में आरक्षण दिया गया है, लोकसभा में जो राजनीतिक आरक्षण दिया गया है, मतलब एससी और एसटी को लोकसभा में आरक्षण पहले ही दिया जा चुका है। एससी और एसटी के लिए सीटें रिजर्व रहती हैं, आपको पता होना चाहिए इस बात का, है ना। तो लोकसभा में आरक्षण अनुच्छेद 330 के तहत दिया गया है। और दोस्तों राज्यों की जो विधानसभा है उनमें भी आरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में। तो ये जो आरक्षण है वो आरक्षण 10 वर्ष के लिए होगा। कितना होगा दोस्तों? 10 वर्ष के लिए होगा। ये बात है जो कहां लिखी हुई है? अनुच्छेद 234 में लिखी हुई है। तो इस अनुच्छेद का 234 के अधीन होने का मतलब क्या हो गया कि ये जितना भी आरक्षण है ये भी 10 वर्षों के लिए ही होगा। यानी कि जब 334 में ये कह दिया जाएगा कि ये आरक्षण समाप्त, तो ये आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। परंतु ये आरक्षण समाप्त होता नहीं है, क्योंकि हर 10 वर्ष बाद एक संविधान संशोधन किया जाता है और इसे बढ़ा दिया जाता है, तो यह भी बढ़ जाता है। अभी जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो रही है वो दोस्तों 10 वर्षों के लिए नहीं है, वो कितने वर्षों के लिए है? महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाएगा वो कब दिया जाएगा? वो तो दोस्तों 2026 के बाद दिया जाएगा, परंतु वो 15 वर्षों के लिए दिया जाएगा और इसे बढ़ाना होगा, तो फिर से संविधान संशोधन है जो करना होगा। इस बात को तो अभी अपन रहने देते हैं। अपन को इतना पता होना चाहिए कि ये जो आरक्षण है ये 10 वर्षों के लिए है, अनुच्छेद 334 के अधीन है। यदि अनुच्छेद 334 में संविधान संशोधन करके आरक्षण को नहीं बढ़ाया जाता है तो ये आरक्षण समाप्त हो जाएगा। ये बात है जो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। अब अपन अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? डी हो गया। डी के बाद अनुच्छेद कौन सा आता है? अनुच्छेद 243 ई में क्या है दोस्तों? ई में अवधि है। ई फॉर अवधि, ऐसे याद रह जाएगा आपको। ई फॉर अवधि है ना। सी फॉर संरचना, डी फॉर रिजर्वेशन, और दोस्तों ई फॉर क्या है? अवधि है। अवधि मतलब क्या? कार्यकाल। कार्यकाल किसका? कार्यकाल पंचायती राज संस्थाओं का। कार्यकाल किसका दोस्तों? पंचायती राज संस्थाओं का। तो कार्यकाल कितना है? पंचायती राज संस्थाओं के बारे में, कार्यकाल के बारे में कहा गया कि प्रथम अधिवेशन से लेकर के, प्रथम अधिवेशन से लेकर 5 वर्ष तक। प्रथम अधिवेशन से लेकर, ये ध्यान में रखना, ये डेट ध्यान में रखना। प्रथम मतलब इस तथ्य को ध्यान में रखना, प्रथम अधिवेशन से मतलब जिस दिन ग्राम सभा की बैठक होगी या पंचायत समिति की बैठक होगी या जिला परिषद की बैठक होगी, उस बैठक से लेके कार्यकाल काउंट होगा और 5 वर्ष तक रहेगा। ऐसा नहीं कि चुनाव परिणाम आए उस दिन से कार्यकाल काउंट हो गया, नहीं, जिस दिन बैठक हुई उस दिन से कार्यकाल काउंट होगा। प्रथम अधिवेशन या प्रथम बैठक से लेकर के 5 वर्ष तक का कार्यकाल होता है। तो जो अध्यक्ष हैं, मतलब अध्यक्ष और जो सदस्य हैं, जो पंचायत समिति सदस्य हैं, जो वार्ड पंच वगैरह हैं, जो जिला परिषद सदस्य हैं वो, और जो सरपंच है, सरपंच को अपन अध्यक्ष मान लेते हैं क्योंकि वो ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, और जो पंचायत समिति बैठकों की अध्यक्षता प्रधान करता है तो प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद बैठकों की अध्यक्षता जिला प्रमुख करता है तो जिला प्रमुख वगैरह। इनका कार्यकाल कितना होगा? तो इनका कार्यकाल दोस्तों पद ग्रहण करने की तिथि से, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष होगा। इनका कार्यकाल कब से काउंट होगा? जिस दिन इन्होंने पद ग्रहण किया उस दिन से काउंट होगा और 5 वर्ष तक का है जो माना जाएगा। अधिवेशन यानी कि मोटा मोटी बैठक दोस्तों। अधिवेशन का मतलब क्या हो गया? बैठक हो गया। जिस दिन ग्राम सभा की पहली बैठक होती है उस दिन से है जो क्या किया जाता है दोस्तों? उस दिन से कार्यकाल है जो काउंट किया जाता है। ये अधिवेशन ऐसे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अधिवेशन मतलब बैठक होता है, ठीक है। तो प्रथम अधिवेशन से लेके 5 वर्ष, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष। अब मुझे यह बात बताओ कि यदि विखंडन हो जाए 5 वर्ष से पहले ही, यदि किसी पंचायती राज का विखंडन हो जाए, उसे भंग कर दिया जाए, तो 6 माह में क्या किया जाएगा? 6 माह में चुनाव है जो करवाए जाएंगे।
कितनी अवधि में चुनाव करवाए जाएंगे? 6 माह की अवधि के अंदर अंदर है जो चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे और पुनः गठन है जो पंचायती राज संस्था का किया जाएगा। परंतु पुनः गठन जो होगा वो शेष अवधि के लिए होगा। कैसे होगा? शेष अवधि के लिए होगा। अब आप कहोगे शेष अवधि, ये मामला थोड़ा समझ में नहीं आया। तो दोस्तों जैसे एक मान लो कि एक ग्राम पंचायत का गठन आपके 2020 में हुआ, 2020 में गठन हुआ तो 5 वर्ष कार्यकाल है, तो कब तक कार्यकाल रहा? 2025 तक इसका कार्यकाल था। परंतु दोस्तों 2023 में क्या हो गया? 2023 में इसका विखंडन हो गया, विखंडन हो गया। तो विखंडन के बाद 6 माह में क्या होंगे? चुनाव होंगे। 6 माह में चुनाव होंगे और जो वापस ग्राम पंचायत गठित होगी वह शेष अवधि के लिए गठित होगी, मतलब 23 से 25 तक के लिए गठित होगी, 2 वर्ष के लिए गठित होगी। वो 5 वर्ष के लिए गठित नहीं होगी। ऐसे नहीं है कि 23 से 28 तक उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष रह जाए। उसका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं रहेगा, उसका कार्यकाल शेष अवधि तक ही रहेगा, 2 वर्ष का ही रहेगा। ये बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो विखंडन के बाद 6 माह में चुनाव, और चुनाव के बाद जो पंचायत जो भी संस्था गठित होगी वह शेष अवधि के लिए है जो गठित होगी। और यदि किसी संस्था का विखंडन कार्यकाल पूर्ण होने से 6 महीने पहले ही हो तो दोस्तों वापस पुनः चुनाव नहीं करवाए जाएंगे, पुनर्गठन है जो उसका नहीं होगा। यह बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। जितने दिन शेष रहे उन पर, हाँ बिल्कुल, जितने दिन शेष रहे उसके लिए हैं जो वह वापस हैं जो संस्था गठित होती हैं दोस्तों। अब जो अपन आगे बढ़ जाते हैं, कार्यकाल की बात है जो अपन को समझे में आई। अब दोस्तों अनुच्छेद लेते हैं, कौन सा? अनुच्छेद 243। ई ले लिया, ई के बाद क्या? एफ ले लेते हैं। एफ में क्या है? अयोग्यता है। अयोग्यता है क्या है दोस्तों? ई में है जो, एफ में क्या है दोस्तों? एफ में अयोग्यता है। यानी कि जो पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य बनने जा रहे हैं, जो चुनाव वगैरह लड़ने जा रहे हैं, उनको कौन कौन से आधारों पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? यदि अब दूसरे रूप में देखें तो क्या है दोस्तों? एक तरीके से योग्यता ही है कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। ये कहां पे लिखा हुआ है? 243 एफ में लिखा हुआ है। पहली बात तो यही है, पहली अयोग्यता तो क्या है? 21 वर्ष से आयु कम नहीं होनी चाहिए। ये तो संविधान में ही लिखी हुई है कि जो भी पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ना चाहता है, जो पंचायती राज का सदस्य बनना चाहता है, भले ही पंचायत समिति सदस्य बन रहा हो, जिला परिषद सदस्य बन रहा हो, या ग्राम पंचायत में आपके वार्ड पंच बन रहा हो, सरपंच बन रहा हो, उसकी आयु किसी भी हालत में 21 वर्ष से है जो कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 21 वर्ष। ठीक है दोस्तों, एक बात तो ये इस अनुच्छेद में लिख दी। दूसरी अयोग्यताओं के बारे में इसने कहा कि जो अन्य अयोग्यता है वो राज्य विधानमंडल तय करेगा। राज्य विधानमंडल है जो तय करेगा। कौन करेगा? राज्य विधानमंडल है जो तय करेगा। ये बात कहां पे लिखी? अनुच्छेद 243 एफ में लिख दी कि अन्य जो अयोग्यता है वो राज्य विधानमंडल तय करेगा। राज्य विधानमंडल ने कौन सी अयोग्यताएं तय करी दोस्तों? पंचायती राज अधिनियम 1994 में कहा गया कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति, संशोधन के बाद जोड़ा यह प्रावधान कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके 27 नवंबर 1995 के बाद 2 संतानों का जन्म हुआ है, 2 संतानों का जन्म हुआ है, तो वह अयोग्य होगा। ऐसा व्यक्ति क्या दोस्तों? चुनाव है जो नहीं लड़ पाएगा। यह बात दोस्तों अयोग्यता के संदर्भ में राज्य विधानमंडल द्वारा तय की गई कि 27 नवंबर 1995 के बाद जिसके भी घर में 2 से अधिक संतानों का जन्म हुआ है वह पंचायती राज के चुनाव हैं जो नहीं लड़ सकते। ये इंपॉर्टेंट है, ये तारीख इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया है, ये दिनांक आप ध्यान में रखना, इसलिए मैंने आपके लिए यह विशेष रूप से लिखा है। इसके अलावा और भी कई अयोग्यता हैं। कोई किसी भी मामले में उसे 2 वर्ष से अधिक की सजा नहीं होनी चाहिए, निर्वाचन में भ्रष्टाचार का आरोपी नहीं रहना हो चाहिए, किसी ऐसे मामले में विचाराधीन नहीं होना चाहिए जिसका निपटारा होगा तो 5 वर्ष से अधिक की सजा होगी, ऐसा
मतलब और कोई किसी प्रकार के ऐसे व्यवसाय में नहीं होना चाहिए जो पंचायती राज से जुड़े हो। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो लिखी गई हैं, परंतु अपन को ये वाला फैक्ट है जो विशेष तौर से याद रखना है। बाकी जो जो भी आपको दिमाग में आए वो सारी अयोग्यताएं, अयोग्यता के साथ साथ कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं कि यदि पंचायती राज का चुनाव लड़ना है तो इन शर्तों का भी पालन करना होगा। तो शर्तें कौन कौन सी हैं? शर्तें ये हैं कि एक सदस्य, कोई भी एक व्यक्ति 2 स्थानों से चुनाव नहीं लड़ेगा, 2 स्थानों से चुनाव नहीं। एक व्यक्ति एक ही स्थान से चुनाव लड़ेगा। जैसे अपने क्या होता है, लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसके लिए तो एक व्यक्ति आपके 2-2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे, 3-3 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे। जैसे अपने मोदी जी ने पिछली बार 2014 में आपके वाराणसी और एक बड़गांव या ऐसी कोई सीट थी जहां गुजरात से चुनाव लड़ा था। राहुल गांधी ने आपके अमेठी और वायनाड 2 जगह से चुनाव लड़ा था। इसी प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी भी 2 जगह से चुनाव लड़ते थे। तो इसमें कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में एक व्यक्ति एक ही स्थान से चुनाव लड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति इस ग्राम पंचायत में भी सरपंच के लिए खड़ा हो गया और उस ग्राम पंचायत में भी सरपंच के लिए खड़ा हो गया। उसे एक व्यक्ति को एक ही ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने की अनुमति है जो दी गई है। अच्छा, प्रजापति जी क्या करें, अब कल करवा दो, है ना? हाँ बिल्कुल, आपका स्वागत किया जा रहा है संजय कुमार जी। हाँ, अब आप में से कितने लोग कह रहे हैं कि अब क्लास को विराम दिया जाए, बाकी क्लासें हैं जो कल करवाई जाए, या मैं तो ऐसे पूरी प्लानिंग लेके आया हूं कि ये पूरे 16 के 16 अनुच्छेद करवा दूं। यदि आप में से लग रहा है कि भाई अब क्लास काफी लंबी हो गई, आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। और एक और उद्देश्य मेरा ये भी है कि 24 तारीख को अपन ने क्या कर रखा है, 24 तारीख को अपन ने मैराथन डिसाइड कर रखी है। आज नहीं लगाया क्या विज्ञापन? हाँ, 24 तारीख को अपन ने है जो मैराथन डिसाइड कर रखी है कि नहीं कर रखी है रिवीजन की। तो मैं चाहता हूं कि 24 तारीख से पहले सिलेबस पूरा करवा लिया जाए, इसलिए है जो सारे अनुच्छेद आज ही पढ़ाना चाहता हूं। बाकी आप ऐसा कहोगे कि नहीं अब बहुत हो गया, हमारे नेट पैक खत्म हो रहा है, 1 घंटे से ज्यादा हो गया, 1 घंटे से ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेनी, बाकी कल पढ़ना है तो कल पढ़ लेंगे, बाकी आप इजाजत दोगे तो आज पढ़ लेंगे। बताओ कमेंट बॉक्स में, अभी कंटिन्यू रखें क्लास को या इससे आगे कल पढ़ें, ये बताओ। हाँ भाई, क्या कह रहे हो आप? हेमराज जी कह रहे हैं सर कल करवा दो, प्रजापति जी भी कह रहे हैं कल करवा दो। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, इस क्लास को विराम देने का विचार करते हैं। और उससे पहले एक बात और बता के जाओ, इस कोर्स को किस किस ने ज्वाइन कर लिया भाई? पूरी नेशनल पॉलिटी यदि ढंग से पढ़नी हो, स्टेट पॉलिटी नेशनल पॉलिटी दोनों को विस्तार से पढ़ना हो तो आप इस कोर्स में आ सकते हो। संविधान की जो सिखवाल पब्लिकेशन की मुख्य पुस्तक है उसको पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और दोस्तों इस कोर्स में मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं। काफी आप में से काफी विद्यार्थी इस कोर्स में जुड़ गए हैं, मैं देख पा रहा हूं जब से मैंने क्लासें स्टार्ट की वहां तब से हैं जो इस कोर्स में संख्या काफी बड़ी है। तो आप जो भी नहीं आए वो भी आ जाओ। और दोस्तों 3 अक्टूबर से, कब से दोस्तों? 3 अक्टूबर से हैं जो अपन प्रयास करेंगे कि हैं जो यहाँ पे भी क्या करें, लाइव क्लासें हैं जो प्रारंभ कर दें इस एप्लीकेशन वाले कोर्स में। अच्छा, मंजू जी कह रहे हैं कि अभी पढ़ाओ। अच्छा, प्रेमराज जी कह रहे हैं कंटिन्यू रखो। तो क्या किया जाए? अब मुझे लगता है कि 1 घंटे का समय हो गया, या यदि आप चाहो 2-3 अनुच्छेद और देख लें। चलो कोई नहीं, इसके आगे की कहानी अपन है जो कल लेंगे, है ना? अभी कल लेंगे क्योंकि समय हो गया, लगभग 1 घंटा और 10 मिनट का समय हो गया है। कल पढ़ेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। कल ध्यान में रखना, कल मैं पूरा करवा के ही फ्री करूंगा। कल ये नहीं कहोगे कि भाई कल करवा दो, क्योंकि 24 तारीख से पहले कोर्स पूरा होना चाहिए, तभी तो रिवीजन करेंगे, अन्यथा रिवीजन क्या करेंगे। तो इजाजत लेना चाहूंगा आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद।